नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहाँ पे पिछली बार चैप्टर खत्म किया था वहीं से शुरुआत करेंगे फिजियोग्राफी। देखिए चैप्टर नंबर 2 चल रहा है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट 11th क्लास की ज्योग्राफी की किताब का। फिजियोग्राफी से यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। व्हाट इज एक्चुअली फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो भाई आप देखिए, जो भी एक एरिया का करंट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रोसेसेस और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की वजह से बना हुआ है, और इसी फिजियोग्राफी को पढ़ना, इस स्ट्रक्चर के बनने की वजह, अभी के लिए स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके फीचर, फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को समझना, इसी को आप एक ब्रॉड टर्म्स में फिजियोग्राफी बोलते हो। ठीक है भाई। इंडिया के लैंड की अगर आप बात करोगे तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। इसकी डाइवर्सिटी के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो ये इंडिया है, तो भैया ऊपर आपके हिमालयाज हैं, जबरदस्त रग्ड टोपोग्राफी है, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पे, पीक्स, ब्यूटीफुल वैलीज, डीप गॉर्जेस, ये सब है। अगर आप साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हो तो इन पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको एक स्टेबल लैंड मिल जाएगा। हालांकि इस स्टेबल लैंड में भी रिफ्ट वैलीज बनी है, फॉल्टिंग हुई है, ओवरऑल बहुत सारा वेस्टर्न लैंड टूट के जमीन के नीचे भी गया है, तो ये सब चीजें हुई हैं। बट फिर भी अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स देख रहे हो इस लैंड के फॉर्मेशन के, तो उस हिसाब से फिर भी स्टेबल टेबल लैंड है। बहुत हाईली डिसेक्टेड प्लेट्यूज, डेन्यूटेड रॉक्स और डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्कार्प्स है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पड़ता है आपका नॉर्दर्न प्लेन, जिसको आप इंदस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था। क्लास 9th की ज्योग्राफी में भी इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो कुल मिला के इन माइक्रो वेरिएशंस के आधार पे, एक्चुअली मैक्रो नॉट माइक्रो, मैक्रो वेरिएशंस है, इनके आधार पे आप देखोगे कि इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन निकल के आता है, क्या क्या निकल के आता है। पहला नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर इंडिया, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। यहाँ पे जो दूसरे देशों के हिस्से हैं, जैसे भूटान की बात कर लीजिए, आपका म्यांमार की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, नेपाल की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, तो इनके सारे हिस्सों को हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसमें नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान सब आता है। और जस्ट अगर आप हमारे अरुणाचल के नॉर्थ में चले जाओ तो थोड़ा तिब्बत शुरू हो जाता है। तो बाहर की कंट्रीज को छोड़ के केवल 18 कंट्रीज के जो फीचर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो मैप को, यहाँ तो क्या मैंने बहुत सारे पासेस दिखा रखे हैं, मैं आपको एक दूसरे फिगर में दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर फिगर में देखिए यहाँ पे, तो अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखते हो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो आपको हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स कहाँ समझ आएंगे। तो ये पूरी की पूरे आपके हिमालयाज हैं। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, आप नेपाल, चाइना को इंक्लूड नहीं करोगे, केवल इंडिया की बात होगी। और ये नॉर्थ ईस्ट के भी जो हिल्स हैं ये भी पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन में इन्वॉल्व है। फिर आपका नॉर्दर्न प्लेन वाला हिस्सा, नॉर्दर्न प्लेन वाले हिस्से में ग्रेट इंडियन डेजर्ट को आप अलग मानो, उसको नॉर्दर्न प्लेन में इंक्लूड मत करो, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट अपना अलग है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दिख जाएंगे, इधर आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दिख जाएंगे। तो हमने ये देखा क्या क्या, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न ब्लॉक और आइलैंड्स। तो आइलैंड्स में आपको नीचे यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, और इधर आपको लक्षद्वीप नजर आ रहे हैं। इनके लिए जो मैंने रेफरेंस वीडियो बनाई है वो भी मैं बताऊंगा, और इन जो ब्रॉड फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, इनके सब क्लासिफिकेशंस भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स से। अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करते हो तो इसमें हिमालयाज भी हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स भी हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई दी, यहाँ पे भी दिखाऊंगा। तो हिमालयाज में सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस आपको मिल जाएंगी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, तो एक है ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसमें आपके ग्रेट हिमालयाज आते हैं, और शिवालिक्स आते हैं। ये ग्रेट हिमालय शिवालिक्स में अभी आपको दिखाता हूँ। इनका जो जनरल ओरिएंटेशन है वो कैसा है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो हिमालयाज के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में जो जनरल ओरिएंटेशन है हिमालयाज का, वो आपका नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है। इसके सब क्लासिफिकेशन को भी अभी के लिए समझते हैं। पहले मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखो। वैसे तो अगर मैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज की बात करूं तो हिमालय तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है। इसमें जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो ये है आपका। अब इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो हिमालयाज का ओरिएंटेशन है वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा। तो अगर आप इसको नॉर्थ मान लो, इसको साउथ मान लो, इसको ईस्ट मान लो, इसको वेस्ट मान लो, तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, और ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो क्या लिखा है, तो जनरल ओरिएंटेशन
ऑफ दिस रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो ये अगर नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, तो हिमालय कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, हिमालय कुछ ऐसे जा रहे हैं। कुछ माउंटेन रेंजेस देखें यहाँ पे, तो सबसे ऊपर आपको काराकोरम माउंटेन रेंज दिख रही है इंडिया में, दूसरे नंबर पे आपको लद्दाख रेंज दिख रही है, तीसरे नंबर पे आपको जास्कर रेंज दिख रही है, सबसे ऊपर काराकम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आपको यहाँ पे ग्रेट हिमालयस दिख रहे हैं, ठीक है, फिर आपको ग्रेट हिमालयस दिख रहे हैं। ग्रेट हिमालयस के और साउथ में चले जाएंगे तो शिवालिक रेंज दिख रही है, और ग्रेट हिमालयस और शिवालिक के बीच में भी आपको एक रेंज दिख रही है माउंटेन्स की। हालांकि इसमें बहुत सारे गैप्स हैं। ये जो 20 वाली रेंज है इसको आप मिडिल हिमालयस बोलते हो, या कभी कभी लेसर हिमालयस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहाँ पे पिछली बार चैप्टर खत्म किया था वहीं से शुरुआत करेंगे फिजियोग्राफी। देखिए चैप्टर नंबर 2 चल रहा है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट 11th क्लास की ज्योग्राफी की किताब का। फिजियोग्राफी से यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। व्हाट इज एक्चुअली फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो भाई आप देखिए, जो भी एक एरिया का करंट स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रोसेसेस और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की वजह से बना हुआ है, और इसी फिजियोग्राफी को पढ़ना, इस स्ट्रक्चर के बनने की वजह, अभी के लिए स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके फीचर, फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं, इन सब चीजों को समझना, इसी को आप एक ब्रॉड टर्म्स में फिजियोग्राफी बोलते हो, ठीक है भाई। इंडिया के लैंड की अगर आप बात करोगे तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। इसकी डाइवर्सिटी के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो ये इंडिया है, तो भैया ऊपर आपकी हिमालयाज हैं, जबरदस्त रग्ड टोपोग्राफी है, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पे, पीक्स, ब्यूटीफुल वैलीज, डीप गॉर्जेस, ये सब है। अगर आप साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हो तो इन पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको एक स्टेबल लैंड मिल जाएगा। हालांकि इस स्टेबल लैंड में भी रिफ्ट वैलीज बनी है, फॉल्टिंग हुई है, ओवरऑल बहुत सारा वेस्टर्न लैंड टूट के जमीन के नीचे भी गया है, तो ये सब चीजें हुई हैं। बट फिर भी अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स देख रहे हो इस लैंड के फॉर्मेशन के, तो उस हिसाब से फिर भी स्टेबल टेबल लैंड है। बहुत हाईली डिसेक्टेड प्लेट्यूज, डेन्यूटेड रॉक्स और डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्कार्प्स, और इन दोनों के बीच में यहाँ पड़ता है आपका नॉर्दर्न प्लेन, जिसको आप इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था। क्लास 9th की ज्योग्राफी में भी इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो कुल मिला के इन माइक्रो वेरिएशंस के आधार पे, एक्चुअली मैक्रो नॉट माइक्रो, मैक्रो वेरिएशंस है, इनके आधार पे आप देखोगे कि इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन निकल के आता है, क्या क्या निकल के आता है। पहला नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर इंडिया, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। यहाँ पे जो दूसरे देशों के हिस्से हैं, जैसे भूटान की बात कर लीजिए, आपका म्यांमार की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, नेपाल की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, तो इनके सारे हिस्सों को हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसमें नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान सब आता है। और जस्ट अगर आप हमारे अरुणाचल के नॉर्थ में चले जाओ तो थोड़ा तिब्बत शुरू हो जाता है। तो बाहर की कंट्रीज को छोड़ के केवल 18 कंट्रीज के जो फीचर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो मैप को, यहाँ तो क्या मैंने बहुत सारे पासेस दिखा रखे हैं, मैं आपको एक दूसरे फिगर में दिखाता हूँ। इस पार्टिकुलर फिगर में देखिए यहाँ पे, तो अगर आप इस पार्टिकुलर फिगर को देखते हो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो आपको हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स कहाँ समझ आएंगे। तो ये पूरी की पूरे आपके हिमालयाज हैं। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, आप नेपाल, चाइना को इंक्लूड नहीं करोगे, केवल इंडिया की बात होगी। और ये नॉर्थ ईस्ट के भी जो हिल्स हैं, ये भी पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन में इन्वॉल्व है। फिर आपका नॉर्दर्न प्लेन वाला हिस्सा, नॉर्दर्न प्लेन वाले हिस्से में ग्रेट इंडियन डेजर्ट को आप अलग मानो, उसको नॉर्दर्न प्लेन में इंक्लूड मत करो, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट अपना अलग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दिख जाएंगे, इधर आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दिख जाएंगे। तो हमने ये देखा क्या क्या, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न ब्लॉक और आइलैंड्स। तो आइलैंड्स में आपको नीचे यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, और इधर आपको लक्षद्वीप नजर आ रहे हैं। इनके लिए जो मैंने रेफरेंस वीडियो बनाई है वो भी मैं बताऊंगा, और इन जो ब्रॉड फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, इनके सब क्लासिफिकेशंस भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स से। अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करते हो तो इसमें हिमालयाज भी हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स भी हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाए थे, यहाँ पे भी दिखाऊंगा। तो हिमालयाज में सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस आपको मिल जाएंगी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, तो एक है ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसमें आपके ग्रेट हिमालयाज आते हैं, और शिवालिक्स आते हैं। ये ग्रेट हिमालय शिवालिक्स में अभी आपको दिखाता हूँ। इनका जो जनरल ओरिएंटेशन है वो कैसा है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया।
तो हिमालयाज के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में जो जनरल ओरिएंटेशन है हिमालयाज का, वो आपका नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है। इसके सब क्लासिफिकेशन को भी अभी के लिए समझते हैं। पहले मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखो। वैसे तो अगर मैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज की बात करूं तो हिमालय तो पूरा यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो ये है आपका। अब इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो हिमालयाज का ओरिएंटेशन है वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा। तो अगर आप इसको नॉर्थ मान लो, इसको साउथ मान लो, इसको ईस्ट मान लो, इसको वेस्ट मान लो, तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, और ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो क्या लिखा है, तो जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दिस रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो ये अगर नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, तो हिमालय कुछ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। हिमालय कुछ ऐसे जा रहे हैं। कुछ माउंटेन रेंजेस देखें यहाँ पे, तो सबसे ऊपर आपको काराकोरम माउंटेन रेंज दिख रही है इंडिया में, दूसरे नंबर पे आपको लद्दाख रेंज दिख रही है, तीसरे नंबर पे आपको जास्कर रेंज दिख रही है, सबसे ऊपर काराकम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आपको यहाँ पे ग्रेट हिमालयस दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपको ग्रेट हिमालयस दिख रहे हैं। ग्रेट हिमालयस के और साउथ में चले जाएंगे तो शिवालिक रेंज दिख रही है, और ग्रेट हिमालयस और शिवालिक के बीच में भी आपको एक रेंज दिख रही है माउंटेन्स की। हालांकि इसमें बहुत सारे गैप्स हैं। ये जो 20 वाली रेंज है इसको आप मिडिल हिमालयस बोलते हो, या कभी कभी लेसर हिमालयस बोलते हो। आप जब इसकी बात कर ही रहे हैं, आगे इसमें माउंटेन पासेस भी आएंगे। तो हिमालयन रेंजेस में व्हाट इज ग्रेटर हिमालयस, जिसको आप इनर हिमालयस बोलते हो, व्हाट इज मिडिल हिमालय, जिसको आप लेसर हिमालयस बोलते हो, व्हाट आर शिवालिक्स, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपके सामने दिख रही है ये। तो अगर आप हिमालयस मेरे नाम के साथ सर्च मारेंगे तो भी ये वीडियो मिलेगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी छोड़ रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को भी एक बार रेफर कर लीजिए। 14 मिनट की वीडियो है, ज्यादा आपका समय नहीं जाएगा, ठीक है। और समय क्या है, देखिए पढ़ाई में तो आपको समय लगाना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे भी समय देखोगे और सोचोगे कि एक वीडियो में आपका कोर्स तैयार हो जाए, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, तो यूपीएससी की तैयारी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि ओवरऑल हिमालयाज के भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो रेंज है, जो ओरिएंटेशन है हिमालय का, वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है, ठीक है भाई। अगर आप बात करो हिमालयाज इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन, दे लाई इन एन ईस्टवर्ड, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में जो डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर आपको सिक्किम नजर आ रहा है, इधर देखिए, दिस इज बेसिकली सिक्किम। अब यहाँ पे जो हिमालयाज आपको दिख रहे हैं ये ईस्ट टू वेस्ट है, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट मतलब सीधे सीधे ऐसे ओरिएंटेड है। हमने जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हिमालय देखे थे वो ऐसे ओरिएंटेड थे। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय ऐसे हैं, सीधे ईस्ट वेस्ट इनकी ओरिएंटेशन है, ठीक है भाई। क्लियर हो गई, ओरिएंटेशन वाला पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ। एंड इन अरुणाचल प्रदेश दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो ये बहुत सिंपल है। आपको ओवरऑल यहाँ पे हिमालय ऐसे नजर आ रहे हैं, ऐसे, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ऐसे नजर आ रहे हैं। तो डायरेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जब डायरेक्शन ऐसा दिख रहा है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट से आपको नॉर्थ ईस्ट जाते नजर आ रहे हैं हिमालय। साउथ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट नहीं, एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जाते हुए दिख रहे हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में हमारे हिमालय। फिर अगर आप बात करो तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में एक बार आ जाते हैं, यहाँ पे हिमालयास देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको भाई? बिल्कुल, आपको नीचे मीजो हिल्स दिख रहे हैं, नागा हिल्स दिख रहे हैं, पतकई बुम दिख रहा है। तो सिंपल दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या ओरिएंटेशन है इनका। पतकई बुम सीधे खड़ा है ऐसे, यहाँ पे इधर देखिए, नागा हिल्स यहाँ पे सीधे खड़ा हुआ है ऐसे। नीचे देख लीजिए तो आपको मीजे हिल्स एकदम सीधे खड़े हुए हैं, तो ये ऐसे खड़े हुए हैं, तो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं। तो ओरिएंटेशन देखा हमने नॉर्थ ईस्ट में, फिर से आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। नीचे मीजो हिल्स हैं, ये आपके लुशाई हिल्स भी कहे जाते थे, मिजोरम में है ये, नागालैंड में नागा हिल्स हैं, और अरुणाचल प्रदेश में आपका पतकई बुम है। इनका जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ टू साउथ है। पहले भी दिखा रखा है, दोबारा रिपीट ही कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एक्सचेंज रेंजेस, 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो सबसे लंबी रेंज है, ऑलमोस्ट इसमें हिमालय बहुत ज्यादा कंटिन्यूस है, बीच में तो बहुत जगहों पे टूटे ही हैं, ठीक है, जहां से नदियां निकल रही हैं वहां पे टूटे हुए हैं, बट फिर भी काफी कंटिन्यूस है ये ग्रेट हिमालयन रेंज। ये 2500 किलोमीटर लंबी है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कुछ जगहों पे आप कह सकते हो कि जो इसकी चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है टू द नॉर्थ साउथ। तो अगर मान लीजिए ये है आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज, तो जो चौड़ाई है कहीं कहीं पे 160 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 140 किलोमीटर है। जैसे कि इस पर्टिकुलर फिगर में आपको ग्रेट हिमालयन रेंज कहाँ नजर आ रही है,
तो यहाँ से शुरुआत करिए। ये आपकी जहाँ पे मैं चला रहा हूँ ना नीले रंग का कर्सर, ये पूरी की पूरी आपको ग्रेट हिमालयन रेंज नजर आ रही है। नेपाल से भी क्रॉस होती है, सिक्किम के बाद आपकी भूटान से भी निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश आती है। तो इतनी लंबी है आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज। इसकी जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, ये हमने देख लिया। ठीक है भाई, तो आप कह सकते हो एक लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में एक लंबी और एक ताकतवर दीवार। अब अगर देखें तो क्या बताया गया, इट इज नॉट द ओनली फिजिकल बैरियर्स, मतलब हिमालयस दे आर नॉट द ओनली फिजिकल बैरियर्स, दे आर आल्सो अ क्लाइमेट बैरियर, दे आर आल्सो अ ड्रेनेज बैरियर, दे आर आल्सो अ कल्चरल डिवाइड। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि दे आर क्लाइमेट बैरियर, दे आर ड्रेनेज बैरियर, दे आर कल्चर डिवाइड। इसको देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश हिमालयस नजर आ रहे हैं। अब अगर हिमालयस के नॉर्थ पे देखोगे तो आपको तिब्बत दिखेगा, और इसके साउथ पे आ जाएंगे तो आप इंडिया में एंट्री मार जाओगे। अब ये अलग बात है कि जो तिब्बत है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ, नेपाल के साथ, आप कह लो कि हिमाचल प्रदेश के साथ, इन सबके साथ बाउंड्री बना रहा है। बट आप पॉइंट समझने की कोशिश करिए, ये जो हिमालयस है बहुत ऊंचे रहे और हमेशा टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं थी। तो ओवरऑल इन हिमालयस के ऐसे खड़े होने की वजह से जो तिब्बत वाला इलाका है ना, और जो इंडियन मेनलैंड है, ये काफी सेग्रीगेटेड रहा है। ठीक है, तो कल्चरल डिवाइड इसने यहाँ पे बना दिया है। तो हिमालय की वजह से तिब्बत के तरफ के लोग इंडिया के साथ ज्यादा इंटरमिंगल नहीं कर पाए, ना ही इंडिया के लोग तिब्बत के लोगों के साथ ज्यादा इंटरमिंगल कर पाए। तो एक प्रकार का कल्चरल डिवाइड बन गया है। आप चाइना साइड चले जाओ, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, चमगादड़ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कम से कम इंडिया में लोग चमगादड़ तो नहीं खाते हैं। तो क्या है, ये कल्चरल डिवाइड है। क्या मतलब, चूंकि इतने बड़े हिमालयस खड़े थे तो उनकी वजह से हुआ ये कि तिब्बत के साइड के लोग और इंडिया के साइड के लोग ज्यादा मिल नहीं पाया। वो अलग बात है कि जो एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स थे, जो खतरनाक वाले टूरिस्ट थे, वो एंशिएंट टाइम में भी घूमते रहते थे। तो घूमने उमने वाले बहुत सारे जुआनजांग, पता नहीं कितने स्कॉलर्स चाइना से इंडिया में आए, इंडिया से चाइना में गए, तो घुमक्कड़ तो कहीं भी क्रॉस करके चले जाएंगे। लेकिन डेली मर्रा की जिंदगी में जो लोगों का इंटरेक्शन होता है वो इन हिमालयस की वजह से बंद हो गया। तो इसलिए कल्चरल डिवाइड बन गया। हिमालय के नॉर्थ में तिब्बत अलग कल्चर, साउथ इंडिया अलग कल्चर। नेक्स्ट ये क्लाइमेट डिवाइड कैसे है, तो क्लाइमेट डिवाइड तो देखिए हो गई। अब इतने बड़े हिमालयस खड़े हैं तो चाइना के ऊपर रशिया और मंगोलिया से जो साइबेरियन विंड्स आती हैं, जो ठंडी हवाएं आती, ठंडी बर्फीली हवाएं, वो बर्फीली हवाएं हमारे इंडियन प्लेन्स में भी एंट्री मार जाती, पर वो नहीं मार पाती है क्योंकि बीच में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हिमालयस खड़े हुए हैं। अगर आप तिब्बत साइड जाओगे, इनफैक्ट चाइना मेनलैंड में जाओगे, ठंडियों के समय पे भीषण ठंडी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ठंडियों के समय पे प्लेन्स में सर्दी पड़ती है, उतनी नहीं पड़ती है। उसका रीजन क्या है, हिमालयस है वो रीजन। ये हिमालयस, ये जो ठंडी हवाएं आती है साइबेरिया से, इनको ब्लॉक कर देते हैं। तो सर्दी के समय पे ये जो हमारा इंडियन लैंड मास जो कि ऑलमोस्ट जमने की कगार पे पहुंच जाता है इन साइबेरियन विंड्स की वजह से, उसके ऊपर एक मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है ड्यू टू हिमालयस। तो आप कह सकते हो एक क्लाइमेट डिवाइड भी लाया। तो क्लाइमेट डिवाइड हो गया, कल्चरल डिवाइड हो गया। अब आप बात करते हो ड्रेनेज। तो भाई ड्रेनेज में किस प्रकार से ये बैरियर है, तो वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल अगर आप हिमालयस को देखो तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस में विंड निकलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब बहुत सारी यहाँ पे ज्यादातर जो नदियां हैं वो निकल रही हैं तिब्बत से, कुछ नदियां हमारे इंडिया से भी निकल रही हैं, बहुत सारी तिब्बत से निकल रही हैं। वो तिब्बत से निकली, शिवपुरी के पास से सतलज एंट्री मारी, आगे जाके इंदस से मिल गई। इंदस को तिब्बत से शुरू हुई और बाद में पाकिस्तान में एंट्री मार गई। ठीक है, झेलम भले ही इंडिया से निकली हो, रावी भी सतलज भले ही इंडिया से निकली हो, सॉरी सतलज तो आपकी तिब्बत से निकली, मैंने बताया। तो ओवरऑल ये जो नदियां हैं ये कहाँ जा रही हैं, पाकिस्तान में एंट्री मार रही हैं। फिर कुछ नदियां इंडिया की हैं, जैसे गंगा हो गई, ओके, यमुना हो गई, ये तो भाई आपकी हिमालय से निकल के इंडियन लैंड मास में जा रही हैं। और कुछ नदियां तिब्बत की ऐसी हैं जो कि चाइना की तरफ बहने लगती है। अगर आप ईस्टर्न हिमालय देखोगे तो कुछ नदियां ऐसी हैं कि अरुणाचल के इलाके से म्यांमार में एंट्री मारती है। एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो कि आपकी अरुणाचल प्रदेश के इलाके से म्यांमार में एंट्री मारती है, हालांकि आगे अभी वीडियो में आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि हिमालय इतने बड़े हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इनमें से हर डायरेक्शन में आपकी नदियां निकल रही हैं। तो एक प्रकार का वाटर डिवाइड बना हुआ है। ये हिमालय की ओरिएंटेशन की वजह से ही है कि कुछ नदियां किसी डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ नदियां किसी डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ किसी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो एक प्रकार का वाटर डिवाइड भी यहाँ पे बना रही है। तो इन्हीं हिमालय की वजह से ये जो इंदस का पानी है वो ओवरऑल साउथ में नहीं आ पाया, वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जिस प्रकार से हिमालय का एवोल्यूशन हुआ, जिस प्रकार से जिस जियोलॉजिकल पैटर्न में नदियां बही,
उसी पैटर्न में बह रही हैं, और ये पैटर्न काफी हद तक हिमालय से इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ड्रेनेज डिवाइड भी यहाँ पे हो गया। वाटर बॉडी किस तरफ बहेगी, कैसे बहेगी, ये भी किस बात पे डिपेंड करने लगा है, तो ये डिपेंड करने लगा है आपके हिमालयस के ओरिएंटेशन पे। गॉट इट? आगे चलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ हिमालय ऑन द जियो एनवायरमेंट ऑफ कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया? हिमालय से क्या इम्पैक्ट है जियो एनवायरमेंट ऑफ, देखिए साउथ एशिया में एक तो हम ही आते हैं, ठीक है ना, तो इंडिया हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान में जैसा कि मैंने बताया, जो बर्फीली हवाइयां हैं साइबेरिया की, उनकी जो ठंड है वो यहाँ तक नहीं पहुंचती है। साउथ एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है, साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा चले जाओ, जो म्यांमार में बहती इरावदी नदी, इरावदी नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज आपकी ये हिमालय से निकलती हैं, समझ गए? तो इस प्रकार के आप कह सकते हो बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हिमालय के जो आसपास की कंट्रीज को इम्पैक्ट करते हैं। फिर अगर आप देखो तो हिमालय के अंदर भी कुछ लार्ज स्केल वेरिएशंस है। अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस के हिसाब से, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के हिसाब से कौन कौन से, तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, फिर हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से। तो व्हाट इज दिस कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय? इट कंप्राइज अ सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, ये सब कश्मीर नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है काराकोरम, यहाँ दिख रहा है लद्दाख, यहाँ दिख रहा है जांस्कर, और इसके बगल में ही आपका पीर पंजाल है। जैसे इस पर्टिकुलर फिगर में देखो, यहाँ पे लद्दाख रेंज है, यहाँ पे जांस्कर रेंज है, इधर ग्रेट हिमालय रेंज चली जा रही है। जस्ट ग्रेट हिमालय रेंज के साउथ में आपको धौलाधर दिख रही है, लेकिन अगर धौलाधर के बिल्कुल वेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको पीर पंजाल रेंज दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको पीर पंजाल रेंज दिख रही है। गॉट इट? और शिवालिक तो आपको दिख रहे हैं। अच्छा, ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में आपके मिडिल हिमालय भी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे ये सब चीजों को देखेंगे ढंग से। तो आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है आपका कश्मीर हिमालय का, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट which lies between the Great Himalayas and Karakoram ranges। एक बार थ्योरी पढ़ देता हूँ, फिर सब ढंग से समझाता हूँ। Between the Great Himalayas and the Pir Panjal range lies the famous valley of Kashmir and the Dal Lake। Important glaciers are this। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बाउंड्री क्या है यहाँ पे। What is the boundary of Kashmir and North Western Himalayas? इसको समझना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की क्या बाउंड्री है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पड़ते हैं रावी और काली के बीच में, रावी नदी और काली नदी के बीच में। तो इधर आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पहुंचो, एक मिनट एनसीईआरटी वाला नक्शा ही देखते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। रावी नदी और काली नदी, अब यहाँ पे देखो, ये आपको रावी नदी नजर आ रही है, ये रही। अब अगर ये जो रावी नदी है और काली नदी कहाँ है, तो काली नदी है इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे, यहाँ कहीं बहती है काली नदी। तो जो रावी नदी और काली नदी के बीच का ये जो पर्टिकुलर इलाका है, ये जो पर्टिकुलर इलाका है इंडिया का, कह लीजिए, मैंने तिब्बत तक खींच दिया, तो ये जो पर्टिकुलर इलाका है इंडिया का, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। वो हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं। तो ये तो मैंने हिमाचल उत्तराखंड हिमालय से, आप बोलोगे सर अभी तो कश्मीर हिमालय की बात कर रहे थे, आप यूं क्यों बताने लगे? वो मैं इसलिए बताने लगा क्योंकि इस रावी नदी के ऊपर ये जितना भी आपका हिमालय बचा है, जो कि इंडियन मेनलैंड में पड़ता है, ये भैया आ जाएगा आपका कश्मीर हिमालय से। तो ये पूरा का पूरा इलाका, इसको अगर मैं एक अलग कलर में पॉइंट आउट करूं, तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा? ये कश्मीर हिमालय में आ जाएगा। मतलब रावी नदी के ईस्ट से लेके काली नदी के वेस्ट के बीच में अगर उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय है, तो उससे पहले कश्मीर में पड़ने वाला जितना भी हिमालय था वो आपका कश्मीर हिमालय हो जाएगा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। बहुत डिटेल में फिगर के थ्रू ही आपको समझा रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं थ्योरी पे। तो आपको ये पता चल गया कि कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की जो एक्सटेंट है वो क्या है। अब क्या बताया जा रहा है? द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट of Kashmir Himalaya is a cold desert which lies between Great Himalayan and the Karakoram ranges। देख लेते। तो ग्रेट हिमालय और काराकोरम रेंजेस में के बीच में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो डेजर्ट है। तो ये ग्रेट हिमालय जा रहा है, ये काराकोरम रेंज जा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका बताया जा रहा है यहाँ पे, जो कि आज की डेट का लद्दाख है मैक्सिमम, ये पूरा का पूरा ड्राई इलाका है, पूरा का पूरा कोल्ड है। यहाँ पे ज्यादा आप कह सकते हो पानी वगैरह नहीं बरसता, प्रेसिपिटेशन नहीं होता, कह सकते हो कि आप ये ड्राई है, कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट मतलब ड्राई है और एकदम ठंडा इलाका है।
तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, एक एक लाइन आपको समझानी है मेरे को। फिर आप देखोगे बिटवीन द ग्रेट हिमालयास एंड द पीर पांजाल रेंज लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। ग्रेट हिमालयास और पीर पांजाल रेंज के बीच में पड़ता है आपका द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड डल लेक। अब भैया वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर और डल लेक तो देखना ही है भाई सबसे। अब आप तो वहां पे देखने जाते हो विजिट करके, तो यहाँ तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। तो इधर दिख रहा है आपको पीर पांजाल रेंज, इधर दिख रहा है आपको ग्रेट हिमालयस, बीच में कहीं पे कश्मीर है। यहाँ तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैप पे देखेंगे तो थोड़ा दिखेगा। इधर आपको ग्रेट हिमालयस जाती दिख रही है, इधर आपको पीर पांजाल रेंज जाती हुई दिख रही है। ओके, तो कश्मीर कहाँ दिखा, अब ये दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको पीर पांजाल रेंज दिख रही है। पीर पांजाल रेंज का थोड़ा एक्सटेंशन मुझे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये पीर पांजाल रेंज दिख रही है। इस पीर पांजाल रेंज के ऊपर यहाँ पे आपको श्रीनगर नजर आ रहा है। ओके, और यही इसी के ऊपर से आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज जाती है। तो ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पांजाल के बीच में आता है श्रीनगर, और श्रीनगर में ही आपका डल लेक, डल झील, ठीक है। डल झील में बैठ के आप लोग बोटिंग वगैरह करते हो। डल झील तो खैर मैं गया भी हूँ, सच में जबरदस्त लेक है। अगर आप उस लेक में देखोगे ना, आपको उसकी पूरी डेप्थ नजर आएगी। आज तक अगर आप देखो तो ऐसी बहुत ही कम, मैंने एक्चुअली में शायद कोई लेक मैंने नहीं देखी होगी, मैं बहुत सारी लेक्स के ऊपर मैंने बोटिंग की है, किसी का भी पानी इतना क्लीन नहीं होता है कि आप पानी के आर पार जमीन तक देख पाओ। एक डल झील ऐसी लेक है जिसके पानी में जब आप देखोगे ना, तो आपको नीचे जमीन दिख रही होगी, डेप्थ दिख रही होगी, उसका पानी इतना क्लीन है। बाकी जगह पानी मुझे कहीं इतना क्लीन नहीं दिखा कि आप उस पानी में देखो तो आपको नीचे की मतलब जो बिल्कुल सतह है वो नजर आए, कहीं नहीं नजर आती। एक डल झील में नजर आती है। हालांकि मैं बहुत साल पहले गया था, अभी के हालात मुझे नहीं पता। कोई अगर कश्मीर से, श्रीनगर से मेरा स्टूडेंट देख रहा हो तो वो बताओ भाई आज भी ऐसा होता है क्या? क्योंकि कश्मीर में भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डल लेक के गंदा होने की खबरें ये सब देखिए आती रहती है। हर चीज गंदी हो रही है, साफ तो इंडिया में वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर आगे बात करें, ये तो दूसरा पार्ट है, अपने पहले पार्ट को कंटिन्यू रखते हैं। Important glaciers of South Asia, such as Baltoro and Siachen, are also found in this region. तो भैया बाल्तोरो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर ये इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो हमारे कश्मीर हिमालयस में पाए जाते हैं। वैसे सियाचिन ग्लेशियर का तो कंट्रोल हमारे पास है, अनफॉर्चुनेटली जो बाल्तोरो ग्लेशियर है ये पाकिस्तान ने इलीगली हमसे कब्जा कर रखा है। तो ये पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है। गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस में ये जो बाल्तोरो ग्लेशियर है वो आपका पड़ता है। तो सियाचिन ग्लेशियर आपको इधर नजर आ जाएगा। अगर आप देखें तो दिस इज बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ आपको सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा है, ठीक है भाई। जैसे सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे काराकोरम पास है, यहीं पे देपसांग प्लेस है जहाँ पे एलएसी पे बवाल कर रहा है चाइना। ये तो खैर मैं कई बार आपको बता ही चुका हूँ। और इससे अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ एंट्री मारते हो, इससे अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ एंट्री मारते हो तो ओवरऑल यहाँ सियाचिन है, तो सियाचिन से थोड़ा ऊपर, यहाँ पे थोड़ा गलत दिखा रखा है, यहाँ पे कहीं पे आपको बाल्तोरो ग्लेशियर मिल जाएगा। अगर इसी पर्टिकुलर इमेज में मैं आपको दिखाऊं तो बाल्तोरो ग्लेशियर इज समवेयर हियर, तो यहाँ पे आपको बाल्तोरो ग्लेशियर मिल जाएगा, इधर आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो वैसे तो कश्मीर हिमालय का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि जगह हमारे पास है, लेकिन एक्चुअली में हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर इन्हीं कश्मीर हिमालय ये किसके लिए फेमस है? करेवा फॉर्मेशन के लिए फेमस है। करेवाज आपने अक्सर कर कई बार सुन लिए होंगे। यहाँ पे जाफरान की खेती होती है जिसको आप बोलते हो केसर। केसर होते हैं ना लाल रंग के छोटे छोटे सी दाने होते हैं, उनको बोला जाता है कि अगर आप दूध में मिला के पियो तो काफी एनर्जेटिक होते हैं। ठंडी वाले इलाकों में केसर स्पेसिफिकली लोगों को खाने के लिए बोला जाता है। इट इज क्वाइट आप कह सकते हो हेल्दी। तो जो केसर की भी हार्वेस्टिंग होती है, केसर यहाँ उगाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेडीज और छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे केसर के प्लांट की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो कश्मीर में करेवा फॉर्मेशंस में केसर हार्वेस्टिंग की जाती है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि जोजिल्ला पास ऑन ग्रेट हिमालयस, बनिहाल पास ऑन पीर पंजाल, फोटूला ऑन जास्कर, खारदुंगला ऑन लद्दाख रेंज। तो एक एक करके देखते हैं। जोजिल्ला पास है आपका ग्रेट हिमालयस में, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो जोजिल्ला पास आपको कहाँ नजर आ रहा है? तो ये नजर आ रहा है आपको जोजिल्ला पास। ये जोजिल्ला पास किसको जोड़ता है? ये जोजिल्ला पास कश्मीर को द्रास सेक्टर ऑफ लद्दाख से जोड़ता है। तो कश्मीर को द्रास सेक्टर ऑफ लद्दाख से जोड़ता है आपका ये जोजिल्ला पास। फिर आगे क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट बताया जा रहा है भाई बनिहाल पास ऑन पीर पंजाल रेंज। तो ये जो पीर पंजाल पास आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है ना, पीर पंजाल रेंज में, और आप कह सकते हो कि कश्मीर वैली को साउदर्न प्लेन से जोड़ता है आपका पीर पंजाल पास। फिर अगर आप नेक्स्ट बात करो तो एक्चुअली
एक मिनट, पीर पांजल पास दिखा दिया मैंने आपको, मैं आपको बता बनिहाल पास के रहा था, सॉरी, ये जो बनिहाल पास है ये पीर पांजाल रेंज को साउदर्न प्लेन्स के साथ जोड़ता है। ठीक है, मैंने पीर पांजाल पास दिखा दिया आपको, बट एक्चुअली मैं बनिहाल पास के बारे में बता रहा था। ये जो आपका बनिहाल पास है, ये बनिहाल पास आपका पीर पांजाल रेंज में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फोटोला पास के बारे में, ये जांस्कर रेंज में थोड़ा और नॉर्थ में। तो ये जो फोटोला पास है ये और नॉर्थ में, तो लद्दाख में जो लेह है और कारगिल सेक्टर है, तो लेह और कारगिल सेक्टर को जोड़ता है आपका फोटोला पास। इसकी प्रॉपर इमेज नहीं दिख पा रही है, लेकिन जांस्कर रेंज में, जांस्कर रेंज मैंने आपको दिखा रखी है। तो जहां पे कारगिल और आपकी लेह डिस्ट्रिक्ट अलग हो रही है लद्दाख के अंदर, वहां पे है आपका फोटोला पास। और एक आपका खारदुंगला पास, ये लद्दाख रेंज में। तो जब आप लद्दाख में जाओगे, अगर आपको दो वैलीज विजिट करनी, जैसे श्योक वैली है और एक निग्रा वैली है, तो श्योक वैली और नुब्रा वैली अगर आपको विजिट करनी है, अगर आप लेह में हो और अगर आप श्योक वैली नुब्रा वैली जाना चाहते हो, तो आपको खारदुंगला क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े बाइकर्स होते हैं, बड़े बड़े आपने व्लॉगर्स भी देखे होंगे जो यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाते हैं, अक्सर कर वो अपनी बाइक लेके निकलते हैं, हैवी हैंडेड बाइक्स को पैनियर्स सैनियर्स बांध के, और काफी टहलते हैं, तो खारदुंगला क्रॉस करते हैं। हाईएस्ट मोटरेबल रोड है यहाँ पे, ये बताया जाता है। तो जब भी मतलब एक मोटरसाइकिलिस्ट के लिए बोला जाता है कि खारदुंगला इज क्वाइट गुड, मतलब कि हाँ भाई बहुत बड़ा माउंटेन हमने चढ़ा लिया है, तो खारदुंगला क्रॉस करते हैं। और नुब्रा और श्योक वैली में जाना है तो आपको खारदुंगला पास करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे सम ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स सच एज डल लेक एंड वुलर लेक एंड सॉल्ट वाटर लेक्स पैंगोंग सोर तुसुमुररी, ये सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। डल लेक और वुलर लेक ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ये भी कश्मीर इलाके में मिलते हैं। ठीक है, नदियां कौन कौन सी हैं, तो इंदस नदी है, उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम चिनाब। इंदस का पूरा बेसिन मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, और आगे ड्रेनेज चैप्टर में आएगा तो मैं वहाँ पे वीडियोस का रेफरेंस भी दे दूंगा। ड्रेनेज चैप्टर में नदियों के बारे में बात होगी। फिर कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस दे आर नोन फॉर द सीनिक ब्यूटी एंड पिक्चरस्केप लैंडस्केप, ये तो खैर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है।